Good morning, students. Student, you know कि worksheet 1 we have done related to direct variation, and now we are going to start in which two quantities are varies inversely, right? Inverse variation question now we are going to start. बेटे इसका मतलब conclude क्या किया हमने कि first worksheet was related to your direct variation only. ओके अब बेटे इस क्वेश्चन में आपके पास अगर ध्यान से देखो तो टेबल चेक करो, ये टू क्वांटिटीज़ हैं. अगर एक क्वांटिटी 7 है तो दूसरी क्वांटिटी 8 है, ठीक है. और अगर एक क्वांटिटी रिड्यूस हो गई तो दूसरी क्वांटिटी पे क्या अफेक्ट होगा, ये कौन बताएगा? ये वर्ड, क्योंकि इसने क्या कहा, वेरी इनवर्सली. तो वेरी इनवर्सली इट प्रूव कि एक क्वांटिटी के रिड्यूस होने के साथ दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी. इसका मतलब 7 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए. और अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 7 से 28 हो गई तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई, यहाँ पे रिड्यूस होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है. सो नाउ दिस कंसेप्ट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड. एंड हाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन. इन्वर्स वेरिएशन ए एंड बी वेरी इन्वर्सली. टेबल बनाया हमने और हमने कहा कि क्योंकि ए और बी दोनों वेरी कर रहे हैं इन्वर्सली, तो फिर फॉर्मूला याद है ना बेटे, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाई बी वन इज इक्वल टू ए टू मल्टीप्लाई बी टू. जितने आगे केसेस हों आप लिख सकते हैं ए थ्री मल्टीप्लाई बी थ्री अकॉर्डिंगली. ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज गिवन 7 मल्टीप्लाई 8. ए और बी को दोनों मल्टीप्लाई करना है तो 7 मल्टीप्लाई 8. सो द फर्स्ट नंबर वी हैव रिटन A1. सो A1 मल्टीप्लाई 4. बेटे दोबारा से बता दूं, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपने A1 ही लिखना है. आप कोई और अल्फ़ाबेट P Q R S कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना. वेरिएबल्स हो गए ना आपके पास, तो वेरिएबल तो आप कोई भी अपनी अल्फ़ाबेट में से यूज़ कर सकते हो. तो हमने यहाँ लिखा A1 मल्टीप्लाई 4. और एक चीज़ और बेटे, ये पैर में जाएगा, इसके सफिक्स में जाएगा. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट दे हैव रिटन लाइक दिस ऑल्सो, या ये. तो ये नहीं लिखना है, इसको तो हम प्रॉपर स्क्वायर पढ़ते हैं, हमें नॉलेज है बेटे पावर की अब, ठीक है. तो आपने इसके पैर में, अल्फ़ाबेट के पैर में आपने डिजिट्स लिखने हैं. सो ये आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई 4. और A1 की वैल्यू निकाली, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया A1 की वैल्यू 14. तो वी कैन राइट ओवर हेयर. देखो अब एक क्वांटिटी रिड्यूस हुई 4 हो गई तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. क्यों हुई? क्योंकि A और B दोनों इनवर्सली वेरी कर रहे थे. अब केस 2 है हमारे पास कि A मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2 भी होगा. हमने इसको इसके साथ ले लिया, ठीक है. तो 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई B2. तो B2 को सॉल्व किया तो 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 28 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट B2 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ एक क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही थी तो सेकंड को डिक्रीज होना था, ठीक है ना. 8 से डिक्रीज होना था तो वो क्या आ गई हमारे पास, B2 इज इक्वल टू 2. Clear student? So this first question I have explained to you. Now two parts are there, you can do that two parts. Now come towards question number 2. और बेटे जब तक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक कंक्लूड नहीं करोगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट का है या इनवर्स का है. सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, द साइंस टीचर. तो हम इसको प्रैक्टिकल विजुलाइज करते हैं बेटे कि आपकी ईशा मैम ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया. आज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन पॉल्यूशन, ठीक है. पॉल्यूशन का एक प्रोजेक्ट दिया. व्हेन 10 स्टूडेंट वर्क ऑन इट. जब 10 स्टूडेंट उन्होंने अपॉइंट किए तो आपने वर्क जो है वो 3 डेज़ में फिनिश किया. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो डैट वर्क फिनिश्ड इन 2 डेज़. अब आपको वो वर्क जो है वो 3 नहीं 2 डेज़ में कंप्लीट करना है. आपकी टीम बना दी ईशा मैम ने, ठीक है. और 10 स्टूडेंट्स हैं उस टीम में तो उन्होंने वो वर्क 3 डेज़ में कंप्लीट किया, ठीक है. अब वो वर्क हमें 2 डेज़ में कंप्लीट करना है तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ अगेन द टेबल मैथड. और बेटे पूरी वर्कशीट में, पूरे चैप्टर में टेबल मैथड ही यूज़ करना है, कोई थ्योरी नहीं लगानी है आपने, ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डेज,
10 स्टूडेंट थे, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days. अब वर्क 2 days में कंप्लीट करना है तो क्या होगा ईशा मैम, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस करेंगे या और आपको दे देंगे ताकि आपका वर्क और जल्दी ख़त्म हो? डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे. सो दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. और इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू के. वैल्यूज़ डालोगे, सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 15. इसका मतलब अगर 10 स्टूडेंट 3 days में कर सकते हैं तो 15 स्टूडेंट चाहिए हमें वर्क को 2 days में कंप्लीट करने के लिए. गॉट इट? बहुत इजी है बेटे. क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि लेंथी है तो हमें समझ नहीं आएगा. आपको क्वेश्चन से ये दो क्वांटिटीज़ निकालनी है, एक को x बोलना है, एक को y बोलना है. ठीक है. और जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में डायरेक्ट है या इन्वर्स है तो आपने वो फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज़ डालनी है. इट्स वेरी ईजी. ओके. सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 टू यू. Disha cycles to her school at an average speed of 12 km per hour. दिशा मीन्स आप सभी अपने नेम को वो करोगे. ठीक है. आप खुद विजुलाइज करोगे कि आपकी एवरेज स्पीड जो थी वो 12 किलोमीटर पर आवर थी और आप स्कूल जा रहे हो और आपने 20 मिनट्स लिए टू रीच द स्कूल. एंड इफ़ यू वांट टू रीच द स्कूल इन 15 मिनट, आपने एक दिन 20 मिनट्स लिए, नेक्स्ट डे आपको 15 मिनट्स में स्कूल पहुंचना है. आप किसी वजह से सुबह लेट उठे तो आपको 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है. तो व्हाट वुड बी हर एवरेज स्पीड? तो आपकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी? कम टाइम में पहुंचने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. सो अगेन दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. टेबल बनाओगे. स्पीड किलोमीटर पर आवर, टाइम पर मिनट, टाइम मिनट में दिया हुआ है 12, 20, x 15. अगर 15 मिनट में आपको रीच करना है सो दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू के. वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो उस दिन आपकी स्पीड, जिस दिन आपको 15 मिनट्स में स्कूल पहुंचना है, आपकी स्पीड क्या होगी? 16 किलोमीटर पर आवर. ठीक है बेटा. देखा कितने ईजी हैं. सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करके टेबल यानी आपको दो क्वांटिटीज़, और फिर आपको जब ये समझ में आ गया बस आपका 50% वर्क डन हो गया, क्योंकि 50% तो कैलकुलेशन है. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है बेटा जी. कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है बेटे? जब भी हमें मान लो एक स्कूल को वाइट वॉश करवाना है तो हम अलग अलग से पर्सन नहीं ढूंढ के लाते ना. हम एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टर, जिसको ठेकेदार बोलते हैं, तो हम वो अपॉइंट कर देते हैं. ठीक है. अब उसके पास लेबर होती है और वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि मैं इतने दिनों में वर्क को कंप्लीट करवा दूंगा. तो हमने कहा एक ठेकेदार जिसके पास 420 मैन हैं कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 9 months. मान लो हमने अपने स्कूल में ही एक और बिल्डिंग बनवानी है. ठीक है. तो 9 months में वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 420 पर्सनस के साथ उस वर्क को कंप्लीट कर सकता है. ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर. अब सपोज हमारे प्रिंसिपल सर ने रिक्वेस्ट की कॉन्ट्रैक्टर को कि ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 months. पहले उसको 9 months दिए उन्होंने. अब उन्होंने कहा कि नहीं, किसी रीज़न से इसको 7 months में कंप्लीट कर दो. ठीक है. तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब. अब पहले 420 मैन जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं और वर्क कितने दिन में कंप्लीट करना है उन्होंने? 9 months में. अब उन्होंने किसी रीज़न से जब 7 months में कंप्लीट करना है तो मैन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे. पर एक चीज़ का ध्यान रखना बेटे कि 420 मैन ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन से क्लैरिटी हुई कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है? मिक्स है बेटे अब इस वर्कशीट में. ठीक है. अब अगर वर्क को 7 months में कंप्लीट करना है तो 420 की जगह हो सकता है कि 500 पर्सनस भी अपॉइंट करने पड़े. तो हमने कहा कि नंबर ऑफ वर्कर एक क्वांटिटी और नंबर ऑफ मंथ सेकंड क्वांटिटी. नंबर ऑफ वर्कर 420 थे तो उन्होंने टाइम लिया 9 months. अब वर्क जो है वो 7 months में कंप्लीट करना है. ठीक है. सो नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करने पड़ेंगे. सो दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. तो इन्वर्स वेरिएशन में फॉर्मूला यूज़ किया, सॉर्ट आउट किया तो x आ गया 540. अब बेटे 540 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 540 तो वो नंबर ऑफ पर्सनस हैं जो 7 months में कंप्लीट करेंगे. पर उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन, यानी 420 तो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं.
तो आप 520 में से 420 सब्ट्रैक्ट करोगे 120 मैन। इसका मतलब कि अब 120 मैन होंगे तभी वर्क जो 120 और मैन अगर अपॉइंट करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर, तो जो वर्क 9 मंथ में कंप्लीट करना था अब वो वर्क 7 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, the rest of all the questions you are able to do. Now I am explaining the last question of this worksheet. बेटे टाइम लगाना पर आप कर सकते हो इसको। A garrison of 120 men had provision for 30 days. गैरिजन क्या होता है बेटे, जैसे कैंप लगते हैं ना, उस तरह से है हमारे पास ये गैरिजन। जैसे आर्मीज़ के कैंप लगते हैं, एनसीसी के कैंप लगते हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि 120 मैन हैं और उनके खाने का प्रोविज़न है 30 डेज़ का। तो दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हुई, नंबर ऑफ़ मैन और नंबर ऑफ़ डेज़। एट द एंड ऑफ 5 डेज़, जैसे ही 5 डेज़ पास हुए 5 मोर मैन ज्वाइन देम। तो इसका मतलब जो 120 मैन का प्रोविज़न था 30 डेज़ का, तो 5 डेज़ के बाद और मैन आए ना, तो इसका मतलब 120 मैन ने कितने टाइम इकट्ठे भोजन किया, 25 डेज़, राइट ना। तो अब कितने और हो गए, 5 अगर और आ गए तो अब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, 125, राइट। सो सी द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मैन 120 थे, तो नंबर ऑफ डेज़ बेटे था तो उनका प्रोविज़न 30 डेज़ का, पर क्योंकि 5 डेज़ के बाद और पर्सन आ गए तो अब टोटल पर्सन्स कितने हो गए, 125। तो यहाँ पे 120 में 5 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 30 में से वो 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपके पास आएगा 25। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ डेज़, अब उन्होंने सिर्फ इकट्ठे 25 डेज़ खाया और कितने मैन थे, 120। अब नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ हो गए, मान लो आपके घर में गेस्ट आ गए, ठीक है, तो अब जो उनका फूड, जो आपका फूड प्रोविज़न है वो कम दिन चलेगा, तो नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ हुए तो फूड प्रोविज़न कम हो गया। सो दिस इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा y = 24 डेज।